मान लो हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है। हेडिंग हम दिखा देंगे H1 टैग की हेल्प से और पैराग्राफ P टैग की हेल्प से। पर सवाल है कि हेडिंग का रंग लाल कैसे सेट करेंगे। सर, आपने बताया था कि वेबसाइट पे क्या दिखेगा वो तो HTML में लिखते हैं, पर कैसा और कहाँ दिखेगा वो CSS में लिखा जाता है। यानी हम CSS लैंग्वेज में कोड लिखकर ब्राउज़र को बताएंगे कि हेडिंग लाल रंग में दिखानी है। बिल्कुल सही। यानी हमारा कुछ कोड तो लिखा होगा HTML में और कुछ CSS में। पर दो लैंग्वेज मिक्स करने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। HTML और CSS का मिला जुला कोड देखकर ऐसा ही कंफ्यूजन ब्राउज़र को होता है। कोड की हर लाइन पढ़ते समय ब्राउज़र को सोचना पड़ता है कि ये HTML है या CSS। ब्राउज़र के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML का स्टाइल टैग। CSS का कोड हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टाइल टैग के बीच में लिखा जाता है। इससे ब्राउज़र समझ जाता है कि जो भी कोड स्टाइल टैग के अंदर है वो CSS और बाकी सारा कोड HTML। ध्यान दें कि अब तक हमने जितने भी HTML टैग पढ़े, स्टाइल टैग उन सबसे थोड़ा अलग है। बाकी सब टैग्स के अंदर लिखा कंटेंट वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है और यूज़र उसे पढ़ते हैं। वो कंटेंट हिंदी, इंग्लिश या किसी भी और लैंग्वेज में लिखा हो सकता है। पर स्टाइल टैग का कंटेंट तो वेबसाइट पे डिस्प्ले ही नहीं होता, और जब वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं होता तो यूज़र पढ़ेंगे कैसे। स्टाइल टैग का कंटेंट यूज़र नहीं, ब्राउज़र पढ़ते हैं। और हाँ, स्टाइल टैग का कंटेंट हिंदी या चाइनीज़ में नहीं, सिर्फ CSS में लिखा जा सकता है। चलो, ये तो पता चल गया कि CSS लिखनी कहाँ है। अब पढ़ते हैं CSS का सिंटैक्स। CSS में सबसे पहले लिखा जाता है सेलेक्टर, फिर ओपनिंग करली ब्रेस और फिर क्लोजिंग करली ब्रेस। ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेस के बीच में लिखी जाती है प्रॉपर्टी कॉलन प्रॉपर्टी की वैल्यू, और लास्ट में सेमीकोलन। प्रॉपर्टी मतलब वो सेटिंग जो हम चेंज करना चाह रहे हैं। अगर हमें हेडिंग का कलर रेड करना है तो प्रॉपर्टी हो जाएगी कलर और प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी रेड। सेलेक्टर बताता है कि ये सेटिंग किस पे अप्लाई होगी। अगर यहाँ P लिखेंगे तो पैराग्राफ का कलर चेंज होगा, और अगर H1 लिखेंगे तो हेडिंग का। ध्यान दें कि CSS सेलेक्टर में लेस देन और ग्रेटर देन नहीं लिखा जाता, सिर्फ टैग का नाम लिखा जाता है। किसी सेलेक्टर, उसके करली ब्रेसेस और अंदर लिखी प्रॉपर्टी को मिलाकर कहा जाता है CSS रूल सेट। अब मान लो हमें पैराग्राफ का कलर भी चेंज करना है। वो करने के दो रास्ते हैं। या तो हम ऐसा ही एक CSS रूल सेट P टैग के लिए भी लिख दें, यानी P फिर करली ब्रेसेस, बीच में कलर कोलन रेड और फिर सेमीकोलन। या एक शॉर्टकट रास्ता और है, अलग से CSS रूल सेट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम H1 वाले रूल सेट को पैराग्राफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस सेलेक्टर में कॉमा लगाकर P भी लिख दो। ऐसा करने से ये रूल सेट अब H1 और P दोनों पे अप्लाई होने लगेगा। पर मान लो हमें हेडिंग तो रेड ही रखनी है, पर पैराग्राफ ग्रीन करना है। तब ये शॉर्टकट तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ग्रीन लिखोगे तो पैराग्राफ के साथ साथ हेडिंग भी ग्रीन हो जाएगी। ऐसे में हमें पैराग्राफ के लिए अलग से CSS रूल सेट लिखना ही पड़ेगा। ये वाला रूल सेट बस H1 पे काम करेगा और कलर सेट कर देगा रेड। वहीं ये वाला रूल सेट अप्लाई होगा पैराग्राफ पर और उसका कलर सेट कर देगा ग्रीन। अगले टॉपिक में हम बस H1 पे ही फोकस करने वाले हैं, इसलिए मैं पैराग्राफ का कोड अभी के लिए हटा रहा हूँ। मान लो हम हेडिंग के पीछे पीला रंग दिखाना चाहते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा H1 फिर करली ब्रेस, बैकग्राउंड कोलन येलो और फिर सेमीकोलन। सर, यानी कलर प्रॉपर्टी से खुद टेक्स्ट का कलर सेट होता है और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी से टेक्स्ट के पीछे का कलर। बिल्कुल सही। काम तो ऐसे भी हो गया, पर हमें एक नया CSS रूल सेट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये वाला रूल सेट भी तो हेडिंग पे ही अप्लाई हो रहा है, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी यहीं लिख दो। सर,
ये येलो कलर सिर्फ हेडिंग के पीछे आना चाहिए ना, हेडिंग से आगे क्यों भाग रहा है? इसका कारण समझेंगे कोर्स में आगे। हम पढ़ चुके हैं कि HTML में हेडिंग के 6 साइज होते हैं, H1 से लेकर H6। पर मान लो हमें अपनी वेबसाइट पे H1 से भी बड़ी हेडिंग दिखानी है, या फिर हम चाहते हैं कि हेडिंग का साइज़ H1 से तो छोटा हो पर H2 से थोड़ा बड़ा, हम बीच का कोई साइज़ चाहते हैं। इस तरह के साइज़ HTML में तो नहीं मिलने वाले। यहाँ फिर से CSS ही काम आएगी। हमें यूज़ करनी होगी CSS की फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट साइज़ मतलब अल्फ़ाबेट्स का साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ की यूनिट होती है पिक्सल्स, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है px। हेडिंग का साइज़ चेंज करने के लिए H1 टैग के CSS रूल सेट में लिखना होगा फ़ॉन्ट साइज़ कोलन और फिर हेडिंग का साइज़, एग्जाम्पल के लिए 40 पिक्सल। इस नंबर को अगर बढ़ाओगे तो हेडिंग का साइज़ बढ़ेगा और घटाओगे तो हेडिंग का साइज़ भी घटेगा। सर, फिर तो अलग अलग साइज़ के हेडिंग टैग्स की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी एक टैग पकड़ लो और सब जगह बस वही यूज़ करो, साइज़ तो CSS से कंट्रोल हो जाएगा। बात में पॉइंट तो है, पर फिर भी अलग अलग टैग यूज़ किए जाते हैं। उसका फ़ायदा समझ आएगा अगली वीडियो में। अभी चलते हैं अगले टॉपिक पे। मान लो हमने कोड में एक और H1 एलिमेंट ऐड कर दिया। ये नई हेडिंग भी येलो के ऊपर रेड ही दिख रही है, ऐसा क्यों? सर, CSS रूल सेट के सेलेक्टर में H1 लिखा है, इसलिए वो तो हर H1 टैग पे अप्लाई होगा ना। सही बात है, पर मान लो हम चाहते हैं कि दूसरी हेडिंग नॉर्मल दिखे, ऐसे लाल पीली नहीं, तो क्या करें? सर, अगर हम दूसरा H1 टैग स्टाइल टैग के बाद लिख दें तो जो H1 टैग CSS कोड के बाद लिखा होगा वो तो शायद CSS के असर से बच जाएगा ना। ना, ऐसा नहीं है। अगर सेलेक्टर में H1 लिखा है तो उस रूल सेट का असर कोड में लिखे हर H1 टैग पे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि CSS कोड H1 टैग से पहले लिखा है या बाद में। फिर दोनों हेडिंग्स को अलग अलग डिज़ाइन में दिखाएंगे कैसे?